आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसे पढ़ना एक बहुत गहरे एहसास से गुजरने जैसा है। राही मासूम रजा का उपन्यास ओस की बूंद। हाँ बिल्कुल। इसे अक्सर एक बहुत प्यारा और उतना ही दर्द भरा उपन्यास कहा जाता है। हम्म। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक औरत की पूरी जिंदगी का आईना है जिसमें समाज की हर अच्छी बुरी शक्ल साफ दिखाई देती है। उस औरत का नाम है मिराज। मिराज। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं, धीरे धीरे, जैसे ओस की बूंदें टपकती हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि राही साहब ने कैसे एक आम सी दिखने वाली लड़की की कहानी में मतलब पूरे समाज की नब्ज पकड़ ली। सही। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उन भावनाओं और सामाजिक दबावों की वो जो परतें हैं उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो आज भी उतनी मजबूत हैं। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिराज की कहानी क्यों दिल पर एक भारी पत्थर की तरह महसूस होती है। चलिए तो शुरू करते हैं मिराज की दुनिया से। वो कौन है, कहाँ से आती है? मिराज गाजीपुर के पास एक छोटे से गांव कस्बे की रहने वाली है। एक मुस्लिम सैयद घराने की लड़की। परिवार अमीर नहीं है, लेकिन जैसा कहा जाता है शरीफ और इज्जतदार है। हाँ, और पिता गुजर चुके हैं, घर में बस माँ है और भाई हैं। और ये शरीफ और इज्जतदार होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ होता है ना। बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि आप पर समाज की नज़र है, आपको कुछ तयशुदा दायरों में ही जीना है। बिल्कुल। और मिराज उन्हीं दायरों में पली बढ़ी है। वो पढ़ी लिखी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी क्या? यह है कि उसका दिल आईने की तरह साफ है। उसे दुनियादारी की चालाकियां, लोगों के वो दोहरे चेहरे, ये सब समझ ही नहीं आता। अच्छा। वो हर किसी को अपनी तरह ही सीधा और सच्चा समझती है। मतलब एक ऐसी लड़की जिसकी परवरिश ही इस तरह हुई है कि उसे दुनिया की वो जो कठोर सच्चाई है उसका अंदाजा ही नहीं है। हाँ, और इसी सादगी और उम्मीद के साथ उसकी शादी तय होती है साबिर से। लड़का है दूर का रिश्तेदार, साबिर लखनऊ में नौकरी करता है। शहर का लड़का है, स्मार्ट है, और बातें बातें तो ऐसी करता है कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। मिराज को लगता है कि उसकी जिंदगी की सारी मुरादें पूरी हो गई। उसे लगता है बस अब उसकी जिंदगी में सुख की बारिश होगी। यहीं पर एक पल के लिए रुकते हैं। देखिए, मिराज की उम्मीद है सुख की बारिश की। हाँ, एक मुसलसल भरपूर खुशी। लेकिन उपन्यास का नाम है ओस की बूंद। ओस की बूंद। सही। बारिश और ओस में तो जमीन आसमान का फर्क है। ओस की बूंद तो बस एक पल के लिए पत्ती पर चमकती है, बहुत नाजुक, बहुत खूबसूरत, और फिर गायब हो जाती है। हाँ, सूरज की पहली किरण के साथ ही गायब। क्या आपको नहीं लगता कि राही साहब ने यहीं पर मतलब शीर्षक में ही मिराज की पूरी जिंदगी का सार बता दिया था? क्या बात कही है, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। है ना? ये तो जैसे कहानी का पूरा मर्म पहले पन्ने पर ही लिख दिया गया हो। उसकी उम्मीदें बारिश की हैं, लेकिन किस्मत में सिर्फ एक ओस की बूंद जितनी खुशी लिखी है। और ये हकीकत बहुत जल्दी और बहुत बेरहमी से उसके सामने आती है। कैसे? मतलब शादी के बाद क्या होता है? शादी के कुछ ही दिन बाद साबिर का वो शहरी स्मार्ट नकाब उतर जाता है। ओह। सामने आता है एक बदमिजाज, बेवफा और जालिम शौहर। उसका दूसरी औरतों के साथ घूमना फिरना शुरू हो जाता है। छिपकर? पहले तो छिपकर, लेकिन फिर बेशर्मी की हद तक खुलेआम। और मिराज, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वो जो एक सपनों की दुनिया में आई थी, वो टूट जाती है। जब वो सवाल करती है तो उसे जवाब में ताने और मारपीट मिलती है। उफ। साबिर का एक ताना तो ऐसा है जो उसके पूरे वजूद पर हमला करता है। वो उसे कहता है, तुम गंवारी हो, तुम में वो बात नहीं जो शहर की औरतों में होती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, नहीं। ये मिराज के आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा घाव बना देते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक शोषण है। सही बात है। ये उसे ये महसूस कराने की कोशिश है कि वो कम है, वो इस लायक ही नहीं है कि उसे प्यार या इज्जत दी जाए। और ये गमार और शहरी का जो फर्क है, ये आज भी हमारे समाज में कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि महराज ये सब चुपचाप सहती है। वो अकेले में लोती है, लेकिन अपने मायके वालों को एक लफ्ज नहीं बताती। ये आज के दौर में शायद समझना मुश्किल हो सकता है कि कोई इतना जुल्म सहकर भी चुप क्यों रहेगा। हाँ, पर इस चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक दबाव काम कर रहा है। घर की इज्जत की धारणा। घर की इज्जत। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि पति का घर ही अब तुम्हारा घर है।
वहां से तुम्हारी डोली उठी है, अब अर्थी ही उठेगी। सही। अगर लड़की शिकायत लेकर मायके आती है तो अक्सर उसे ही दोषी ठहराया जाता है। तुम में ही कोई कमी होगी, तुम ही घर बसाना नहीं जानती। हाँ, कि एडजस्ट करना नहीं आता। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब मिराज की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा था, तभी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से रोशनी की एक किरण आती है। एक नया किरदार कहानी में आता है, साबिर का ही दोस्त गुलाम रसूल। गुलाम रसूल नाम से तो बहुत शरीफ लगता है। और दिखने में भी वैसा ही है, नमाजी, परहेजगार, सीधा साधा इंसान। अच्छा। वो जब मिराज को देखता है, उसकी आंखों में दर्द, उसकी टूटी हुई मासूमियत, तो उसका दिल पिघल जाता है। वो मिराज के दर्द को महसूस करता है और उसे मिराज से मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत, ये किस तरह की है? क्या ये भी एक तरह का आकर्षण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। अच्छा। ये कोई जिस्मानी कशिश नहीं है, ये एक रूहानी मोहब्बत है। गुलाम रसूल शायद पहला इंसान है जो मिराज को सच में देखता है। एक इंसान के तौर पर। हाँ, एक इंसान के तौर पर, एक औरत के तौर पर नहीं जिसे इस्तेमाल किया जा सके। धीरे धीरे मिराज का झुकाव भी उसकी तरफ होने लगता है। उसे जिंदगी में पहली बार एहसास होता है कि कोई है जो उसकी इज्जत करता है, जो उसके आंसुओं की कीमत समझता है। तो उन दोनों के बीच एक रिश्ता पनपने लगता है। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, जो किसी निकाह के बंधन में नहीं बंधा है। समाज की नजर में तो ये पाप है। बिल्कुल, गुनाह है। लेकिन मिराज के लिए ये रिश्ता सांस लेने की वजह बन जाता है। उसे पहली बार प्यार और सम्मान का वो एहसास होता है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और गुलाम रसूल इस रिश्ते को जो पाकीज़गी देता है, वो एक जुमले में सिमटी हुई है। वो मिराज से कहता है, तुम मेरे लिए कुरान की आयत हो। वाह, ये तो कमाल की बात है ना? मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज नाजायज और हराम कहेगा, उसे वो कुरान की आयत की तरह पवित्र और सम्मानित बता रहा है। बिल्कुल। राही साहब यहाँ पर नैतिकता और सामाजिक नियमों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि असली पवित्रता क्या है? सही। वो निकाह जो जुल्म और नफरत से भरा है, या वो रिश्ता जिसमें नाम न होते हुए भी बेइंतहा इज्जत और मोहब्बत है? बिल्कुल। उन्होंने पवित्रता को सामाजिक नियमों से नहीं, बल्कि भावना की सच्चाई से जोड़ा है। लेकिन दुनिया इन गहरी बातों को नहीं समझती। वो सिर्फ सतह देखती है, और ये बात ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाती। और जाहिर है, जब साबिर को पता चलता होगा तो तूफान आ गया होगा। तूफान से भी बदतर, वो हैवान बन जाता है। वो मिराज को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वो अधमरी हो जाती है। हे भगवान। और फिर उसे 3 तलाक देके घर से बाहर फेंक देता है। अब मिराज के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो लहूलुहान हालत में अपने मायके पहुंचती है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी माँ और भाई उसे सहारा देंगे। हाँ। ये कहानी का शायद सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ है। हाँ। एक लड़की के लिए उसके मायके से बड़ा सहारा क्या हो सकता है? लेकिन वहां भी दरवाजे बंद हो जाते हैं। नहीं। उसकी माँ और भाई भी उससे मुंह फेर लेते हैं। उनका बस एक ही जुमला है, तुमने हमारी नाक कटवा दी। जिस बेटी को नाजों से पाला था, आज समाज में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसे ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो कहाँ जाएगी? अब आप सोचिए मिराज की हालत। वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। ना शौहर का घर, ना मायके का सहारा, और समाज की नजर में एक बदचलन औरत का तमगा। और यहाँ समाज का दोहरापन देखिए। साबिर की 100 बेवफाइयां माफ थीं। हाँ। उसका जुल्म नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मिराज ने अपनी जिंदगी में सम्मान और प्यार की एक किरण ढूंढी, सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया गया। उसी पर। उसे ही दोषी ठहरा दिया गया। ये व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार है, और जब ये बहिष्कार आपका अपना परिवार करता है तो उससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। पर क्या हम उस परिवार को पूरी तरह से विलन मान सकते हैं, या वे भी उसी झूठी इज्जत वाले सामाजिक दबाव के शिकार थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, जिसमें वे अपनी बेटी को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो निश्चित रूप से गलत थे, लेकिन वो भी उसी सड़े गले सिस्टम का हिस्सा है। वो भी लोग क्या कहेंगे कि डर के कैदी हैं। और ये डर इतना बड़ा है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा अहम हो जाता है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे की विफलता है। इस पूरी दुनिया में अब मिराज के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था, गुलाम रसूल का। वो उसके पास जाती है, और गुलाम रसूल उसे बिना कोई सवाल किए, बिना किसी झिझक के अपना लेता है। अच्छा। दोनों साथ रहने लगते हैं। समाज उन्हें हरामजादा कहता है, उन पर पत्थर फेंकता है, ताने मारता है, लेकिन अब उन दोनों को किसी की परवाह नहीं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। हाँ, उन्हें एक दूसरे में वो मिल गया था जो पूरी दुनिया उन्हें नहीं दे सकी, अपनापन। और फिर उनकी इस छोटी सी दुनिया में एक बड़ी खुशी दस्तक देती है। क्या?
मिराज को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो गुलाम रसूल के बच्चे की माँ बनेगी। ओह, ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची अपनी खुशी थी, वो खुशी जो किसी और की दीवी नहीं थी, जिसे उसने खुद पाया था। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, उसका अपना एक परिवार होगा। वो खुशी जो उसे एक जायज पत्नी के रूप में कभी नहीं मिली, वो उसे एक नाजायज रिश्ते में माँ बनने की खबर से मिलती है। सही। ये एक तरह से उसके वजूद की, उसके प्यार की जीत थी। लेकिन शायद किस्मत को उसकी ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। मतलब? डिलीवरी के वक्त परेशानियां बढ़ जाती हैं। मामला इतना नाजुक हो जाता है कि डॉक्टर आकर गुलाम रसूल से कहते हैं कि वो या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। हे भगवान, ये तो किसी के लिए भी सबसे मुश्किल फैसला होगा। गुलाम रसूल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो क्या फैसला करे। लेकिन कमरे के अंदर लेटी हुई मिराज सब सुन रही होती है। ओह। और वो अपना फैसला कर चुकी होती है। जब डॉक्टर उससे पूछते हैं तो वो दर्द में भी मुस्कुराकर कहती है, और उसकी ये शब्द ये पढ़ते हुए सांस रुक जाती है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी को इन चंद शब्दों में कैसे समेट सकता है? वो कहती है, बच्चा बचे। मैं तो उसकी बूंद थी, टपक गई। मैं तो उसकी बूंद थी, टपक गई। उसने अपनी जिंदगी की हकीकत को स्वीकार कर लिया। क्षणभंगुर, नाजुक, बस कुछ पल की चमक। हाँ, लेकिन उस एक पल की चमक में भी उसने एक नया जीवन दे दिया। उसने अपनी बेटी को वो जिंदगी दी जो वो खुद कभी नहीं जी सकी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये एक उम्मीद का जन्म है, एक नई शुरुआत है, जिसकी कीमत मिराज ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। वो चली जाती है, बच्चा बच जाता है, एक बेटी पैदा होती है। कहानी का अंत दिल पर एक बोझ छोड़ जाता है। गुलाम रसूल अपनी बेटी को गोद में उठाए बस रोता रहता है, और वो अपनी बेटी का नाम रखता है मिराज। मिराज। वो मिराज को जिंदा रखता है। हाँ, और किताब की लगभग आखिरी पंक्ति कुछ इस तरह है जो रोंगटे खड़े कर देती है। क्या? वो मर गई थी, लेकिन उसकी बेटी में उसकी आंखें थीं, और उन आंखों में अभी भी ओस की बूंदें टपक रही थीं। उफ, ये कहानी सिर्फ एक औरत की त्रासदी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे समाज पर एक आईना है जो अपनी झूठी इज्जत और कठोर नियमों के नाम पर इंसानी भावनाओं को कुचल देता है। सही बात है। राही साहब ने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी को विलन नहीं बनाया। उन्होंने बस समाज के सामने उसकी बदसूरत शक्ल रख दी और कहा, देखो, ये हो तुम। इसीलिए स्रोत में भी सुझाव दिया गया है कि अगर किसी ने ये उपन्यास अब तक नहीं पढ़ा है तो इसे जरूर पढ़िए। ये आपको झकझोर कर रख देगा। और हाँ, पढ़ते वक्त अपने पास रुमाल जरूर रखिएगा। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। क्या मिराज का जीवन वाकई एक ओस की बूंद की तरह था जो बस कुछ पल चमकी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई? या फिर उसकी बेटी के रूप में उसकी आंखों में चमकती उन ओस की बूंदों के साथ उसकी कहानी एक नए सवेरे की उम्मीद बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहेगी?